है वो। मुश्किल लगा आप लोगों को। हाँ, मतलब कुछ लोगों को मुश्किल लगा, कुछ लोगों को आसान लगा, कुछ का अच्छा हुआ, कुछ का बुरा हुआ। बट पेपर टू जो है वो आपका जो टोटल वेटेज बना रहा था दैट इज 50%। ठीक है। बाकी अभी आपका कितना वेटेज और रहता है? 50% और रहता है। वो बाकी का 50% कहाँ से निकलेगा? बाकी का जो आपका पेपर वन है, थ्योरी पेपर है, सॉरी एमसीक्यू पेपर है, दोनों ओ लेवल और आईजी वालों का। आपका जो बाकी का 30% वेटेज है वो पेपर वन का है एमसीक्यू का, और जो 20% वेटेज है वो आपका ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का है। मतलब अभी आपका आधा काम हो गया और आधा काम अभी भी रहता है। सही है। तो आपकी जो कमी पेशी है आप यहाँ से पूरी कर सकते हैं। एटीपी का पेपर बुरा नहीं होता, कभी भी अच्छा ही होता है, क्योंकि उसमें आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की वैरायटी होती है। आप कुछ ना कुछ लिख लेते हो, ग्राफ बना लेते हो, और अगर आपको कोई चीज़ कॉन्सेप्चुअली चीज़ याद नहीं होती तो आप अपनी कॉमन सेंस से भी लिख लेते हैं कभी कभार। तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि वो आप सही लिख रहे हो। हाँ, थ्योरी पेपर में आपको क्लियर कट चीज़ें लिखनी होती हैं। थ्योरी पेपर में आपके पास ऑर्गेनिक इस बार ज़्यादा आ गया। तो लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई क्वेश्चन था? नहीं था, बस वो विनेगर मेकिंग वाला ही मुश्किल लगा ना। उसके अलावा वो कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का था। उसमें एक में उसने प्रोसेस का नाम पूछा हुआ था और एक में रिएक्शन कंडीशंस पूछी हुई थी। ठीक है। अगर प्रोसेस आइडेंटिफाई नहीं किया तो रिएक्शन कंडीशन भी फिर गलत लिख दी होंगी। ऐसे ही हुआ है। हाँ, क्या लिखा था? 250 डिग्री सेल्सियस। और सही किसने लिखा? हाई टेम्परेचर। सही आंसर किसने लिखा है? क्यों? क्यों नहीं पता था भाई? ये लोग पढ़ कहाँ से रहते हैं? नोट्स कहाँ से पढ़ रहे हैं? अरे मुझसे तो मैंने तो पढ़ाया होता। नोट्स कहाँ से? क्लास के बनाए थे नोट्स जब घर जाके ड्राइव से पढ़ते थे? बनाते थे। जब ये ना तुम लोग यूं बैठे रहते थे ना, चीजें मिस हो गई। मैंने नहीं पता नहीं, यही वाली ड्राइव फॉलो कर रहे थे ना ऑर्गेनिक की? बताओ, मुझे ना खोल खोल के एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी है बच्चों को। यहाँ था देखो, क्या दिन आ गए। अब कोई एक काम करो, ये अब पेपर वन के लिए तो ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे ना कि ये नहीं पढ़ के जाओ चीजें। भाई देखें, आपके पेपर वन में भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी क्लास नोट से बंद कर दो। किसका है? हो गया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके क्लास नोट से ऑफ कोर्स जो है वो निकल के आ रही होंगी। तो अब आपने ये गलती नहीं करनी है कि आपने जो है ये चीजें मिस कर दो। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने फैब मार्च के 2025 के पेपर में देखा था। देखो, पेपर वन में अभी भी मिल सकती हैं ये सारी चीजें। कहीं आप ऐसा इस चक्कर में नहीं रहना कि जो पेपर टू के लिए इम्पोर्टेंट बताया था अब वो पेपर टू में नहीं आया तो पेपर वन में भी नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें पढ़ें, एक बार नोट्स को बैठ के थरली पढ़ो। आई वुड एडवाइस के सिलेबस भी एक बार रीड कर लिया करो, लेकिन वो तो हम्म एटीपी में ऑर्गेनिक क्या आ सकता है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है। एटीपी में आपके पास ये जो स्पेशली अभी जो रिएक्शन सामने से गुजरा है ना, एक्वस ब्रोमीन, जब आप ब्रोमीन डालते हैं किसमें? एल्कीन में, तो वो डीकलराइज होती है। तो ये वाली बात जरूर इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है आपके पास ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक में एटीपी के देखो क्या क्या चीजें और आ सकती हैं। मैं आपके पास 3 लिक्विड दे दूं, एक अल्कोहल दे दूं कलरलेस होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे दूं कलरलेस होता है, और एक कंटेनर में मैं आपको एल्कीन दे दूं कलरलेस होता है। प्लानिंग का क्वेश्चन बन रहा है यूजुअली अभी रिसेंट ईयर्स में। तो आपसे पूछेगा कि बताओ हाउ वुड यू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3 लिक्विड्स। तो आप क्या लिखेंगे? भाई, फर्स्ट वी विल टेक सैंपल फ्रॉम बीकर वन, जिसमें मुझे नहीं पता क्या है, विल टेस्ट फॉर एल्कीन्स के लिए टेस्ट कर लिया। लेट्स सो वी कैन आल्सो राइट टेक 3 separate samples into 3 different test tube from each beaker and add aqueous bromine into each test tube. ठीक है। द टेस्ट ट्यूब इन विच एल ब्रोमीन डीकलराइजेस कंटेन्स एल्कीन। आपको एक पता चल गया कि इनमें तीनों में से एल्कीन कौन सा है। ये तो हो गया एल्कीन का टेस्ट। अब रह गया क्या उसमें? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड?
भाई ये तो आता है एटीपी में। हाँ, रिएक्शंस रिकॉल करो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से रिएक्शंस थे और अल्कोहल के कौन कौन से रिएक्शंस थे। अरे मुझे रिएक्शन तो बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई ऑब्जर्वेशन दिख जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद वाटर, अल्कोहल, एस्टर बनता है ना, लेकिन मुझे अल्कोहल का कोई ऐसा रिएक्शन बता दो या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई रिएक्शन बता दो जिसको पता लग जाए कि हाँ भाई ये एसिड ही है। Very good. Carboxylic acid react with metal carbonate, but alcohol does not. So if you put any metal carbonate in both the alcohol or carboxylic acid, you will get effervescence of a gas with carboxylic acid. तो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपको बबल्स दिख रहे हैं या फिजिंग दिख रही है या एफर्वेसेंस दिख रहे हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से दिख रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बीकर में है। तो तीसरा जो होगा वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक मैं करवाता हूँ अभी निकाल के आप लोगों को ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। भाई देखो ये पूरे नोट जो है ऑर्गेनिक के लिए, अब देखो अल्कोहल का कोई ऐसा रिएक्शन है कि जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि वो अल्कोहल है। मैंने कहा नहीं, अल्कोहल का भी आप रिएक्शन करें, बताएं कि वाकई में अल्कोहल है या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो आप उसमें क्या डाल सकते हैं, अल्कोहल इथीन के साथ कब से रिएक्ट करने लग गया। 2 + 18 क्या होगा, क्या होगा, आपको बता दो क्या कहेगा। देखो, अल्कोहल का एक रिएक्शन होता है KMnO4 के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ भाई, अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या बनता है, ऑक्सीलिक एसिड बनता है ना। ऐसे इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो सारी चीजें। अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं विद एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विनेगर। ठीक है, नोट्स बेटा ध्यान से पढ़ो, मिलेंगी छोटी छोटी जगहों पे चीजें लिखी हुई। ठीक है, तुम लोग लिखते नहीं थे इसलिए हमने डायरेक्ट पे अपलोड किए हुए थे कि जाओ पढ़ो निकालो वहां से। फर्मेंटेशन से तो अल्कोहल बनाते हैं। आप लोग जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो विनेगर प्रोडक्शन का बता रहे हैं। विनेगर सिरका याद है, सिंथेटिक विनेगर, नेचुरल विनेगर। इससे नेचुरल विनेगर बनता है, ये भी लिख सकते थे, अब ये भी लिख सकते थे, तो दोनों एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब टेम्परेचर वगैरह इसका हीट करना था, टेम्परेचर नहीं लिखना था। हीट विद अल्कोहल टू प्रोड्यूस दिस विनेगर व्हाटएवर। इथेनॉइक एसिड है ये विनेगर, ऐसे आपने ये नाम लिखना था, एसिडिफाइड पोटेशियम, अपना एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7, और इसका कलर चेंज याद रखो क्योंकि अभी एटीपी के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का टेस्ट भी है क्या, आप कोई ऑक्स नहीं, कोई जरूरत नहीं है प्रोडक्ट टेबल। एटॉमिक मास चाहिए ना प्रोडक्ट टेबल से, तो जिसका रिक्वायर्ड होगा वो क्वेश्चन में लिख के दे देगा। वो है टेस्ला कैटायन नाइन, टेस्ला गैसेस आएगा। वो भी देखो दे दिया ना पेपर 2 में उसने, वो भी नहीं हुआ होगा। 5 मार्क्स का दे दिया टेस्ट फॉर साइंस वाला। मुझे यकीन नहीं है कि वाकई में सब हो। ठीक है, तो आपने भाई ये सारी चीजें जो है ना ध्यान से पढ़नी है, वरना अभी दोबारा, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एटीपी के लिए क्या क्या, कौन कौन से नोट्स को दोबारा से पढ़ना है, कौन कौन से लेक्चर दोबारा से देखना है। आज 13th है, आपका एग्जाम है 15 को, आपके पास कल का एक पूरा दिन पड़ा हुआ है जिसमें आपसे ऑब्वियसली आपने केमिस्ट्री के लिए रखा हुआ होगा वो दिन, ऐसा ही है। अच्छा, देखें भाई, आपके पास, हुसैन वही कर रहे हैं भाई, वही कर रहे हैं, सबर कर। आपके पास जो है, सबसे पहले आप कौन से टॉपिक्स हैं जो जो चीजें निकाल के आप पढ़ेंगे। भाई देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एटीपी में कुछ भी नहीं आ सकता, जस्ट लीव दैट टॉपिक, खोलने की जरूरत नहीं। स्टेट्स ऑफ मैटर से क्या एटीपी में कुछ आ सकता है, भाई स्टेट्स ऑफ मैटर से हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक्सपेरिमेंट था।
क्या वो कभी एटीपी में आए? एटीपी में बहुत पहले ना पोरस स्पॉट वाला क्वेश्चन आया है, जिसमें वो ये बस पूछता है कि जो हैवियर गैस है वो ज्यादा फास्टर डिफ्यूज करेगी या लाइटर गैस है वो फास्टर डिफ्यूज करेगी। तो लाइटर गैस फास्टर डिफ्यूज करती है। तो इससे भी अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटीपी में, तो मैं कहूंगा कि भाई अगर टाइम मिले तो रिवाइज कर लेना, ना मिले तो छोड़ देना। ये तुम्हारा वो है कि 1% चांस या 1% से भी कम चांस है कि इसमें से कुछ आ जाए, लेकिन उसकी प्रायोरिटी सेट करना, अगर टाइम ना हो तो टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है इस पे। केमिकल बॉन्डिंग से क्या कुछ एटीपी में पूछा जाता है? नहीं भाई, केमिकल बॉन्डिंग में एटीपी से कुछ नहीं पूछा जा रहा होता, तो आप उसको छोड़ सकते हैं एटीपी के लिए। उसके बाद मोल्स, हाँ भाई मोल से बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। मोल से कंसंट्रेशन वाला सवाल जो है वो आपको आना चाहिए। इनफैक्ट जितना भी मोल्स आपको पढ़ा है वो उस तरह का क्वेश्चन जो है वो मोल से बन जाता है। 3 से 4 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मोल्स के चैप्टर से निकलेंगे एटीपी में। आप कंसंट्रेशन और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला तो याद करके जाएंगे जाएंगे। ठीक है, जो टाइट्रेशन वाला सवाल होगा उसमें जो है वो मोल्स का फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला हर हाल में। आपको मास वाला फॉर्मूला पर पता होना चाहिए, ये भी यूज हो सकता है। तो मोल्स का क्वेश्चन कभी कभार बहुत ट्रिकी होता है, कभी कभार बहुत सिंपल होता है एटीपी का। तो आपको मोल्स थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। उसके बाद आपने जो चैप्टर पढ़ा था वो था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाँ भाई, इसमें से जो है वो एटीपी बिल्कुल बनता है। और कौन सा पार्ट है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है जो एटीपी में बनता है? नाम ले लो जल्दी से। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या आपके कौन कौन से सॉल्ट्स है और क्या क्या स्टेप्स है आपके पास, जल्दी जल्दी से रिकॉल करवा दो। हम लिख नहीं रहे, हमारे पास सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखो, हमने सॉल्ट जो है वो दो तरह के बनाए थे, एक सॉल्युबल सॉल्ट था और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट था। इनसॉल्युबल सॉल्ट हमने बनाया था जब हम किसी दो सॉल्युबल सॉल्ट को या एक सॉल्युबल सॉल्ट और एक एसिड को मिक्स करके इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते थे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बेरियम सल्फेट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे? बेरियम नाइट्रेट ले लेते थे, जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट है जिसमें से बेरियम आइन आएंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड लेके इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? वो अब रिएक्टेंट्स में इंपॉर्टेंट नहीं है एटीपी का। ये अगेन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है। लेकिन एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी सेपरेशन कैसे हो। आप फिल्टर करेंगे सोल्यूशन को, वॉश करेंगे रेजिड्यू विद डिस्टिल वाटर, जो कि आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और ड्राई कर लेंगे। इसी तरह सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के भी आपके पास दो तरह के मेथड थे। एक तो आप एक्सेस इनसॉल्युबल बेस प्लस एसिड वाला मेथड यूज करते हैं। इसके सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। वो किस तरह से? आप इन दोनों को, मतलब एक्सेस मेटल ऑक्साइड डालेंगे एसिड के अंदर, और उसके बाद आप क्या करेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बनाए जैसे यहाँ पे। तो फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव रिमेनिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले आप क्या लिखेंगे? एड एक्सेस ऑफ एसिड या add excess of metal oxide into acid, filter the solution to remove remaining metal oxide, heat the filtrate in a evaporating dish until saturation point or until saturated solution is achieved। और फिर आप क्या लिखेंगे? leave the saturated solution to cool for crystallization, wash the crystals with distilled water or organic solvent and dry it in oven। लेकिन अगर आपके पास जो सॉल्ट है वो ग्रुप 1 का सॉल्ट बनाने की याद है, ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट या अमोनियम सॉल्ट, तो उसके लिए हमेशा क्या करते हैं? टाइट्रेशन मेथड। और टाइट्रेशन मेथड के भी एक स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं ना। वो क्या स्टेप्स होते हैं? कि भाई यू विल टेक अ pipette, measure the known volume of acid into a conical flask by using a volumetric pipette। Measure a known volume of acid into a conical flask by a volumetric pipette, add few drops of suitable indicator, dropwise add alkali from the burette until indicator changes color। ठीक है। Then mix these recorded volume of acid and alkali into a separate beaker without indicator। Heat the solution in a evaporating dish until saturation point. Leave it to cool for crystallization। Wash the crystals with organic solvent and dry it in a। लगाया? प्लानिंग के क्वेश्चन में है, सॉल्व प्रिपरेशन में है, रिवाइज करना जाके। प्लानिंग के क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है। अगर आपको कोई अमोनियम सॉल्ट बनाना है या ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट बनाना है, तो आप टाइट्रेशन मेथड यूज करेंगे। लास्ट क्लास में, अभी ईएलई की क्लास में हम लोग जो पेपर कर रहे थे उसमें ये क्वेश्चन था प्लानिंग का। ठीक है। हम्म। अब मेरे ख्याल से इन लोग क्लासेस नहीं ले रहे थे, दे रहे थे, सब ले रहे थे अभी ये। लेकिन नहीं तो मैंने वो अपलोडिंग कर दी है, बल्कि जो आपका जो लिंक है ना, वो अपलोड नहीं हुए होंगे कहीं पे आप, या शायद हुए होंगे, लेकिन आपके जो ग्रुप में मैंने लिंक भेजा है ना, वो उसी लिंक को खोलोगे तो यूट्यूब की वो वीडियो आ जाएगी। तो वो जरूर देख लो। ठीक है, आज भी हम एक ईयरली करेंगे।
अभी स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। 10 मार्क्स का है 80। तो पेपर वन कितने मार्क्स का है? अल्लाह, पेपर टू कितने मार्क्स का था भाई? 50। एक बार और बता रहा हूँ, ड्यूरेशन पता है तुम्हें एटीपी के पेपर की? 1 घंटा। तो बस सही है ना, ड्यूरेशन पता होनी चाहिए, मार्क्स से क्या फर्क पड़ता है। पेपर टू तुम्हारा हो गया। 1 घंटे का 40 मार्क्स का, 1 घंटे का 40 मार्क्स का, ये जो भी था ये तो अब हो गया, इसका तो कोई फायदा है। ठीक है, ये जो गया, इनके बारे में अब ख्याल रखो। 50% वेटेज है इनमें। अच्छा बराबर। दूसरी बात, देखो, एसिड बेसिस इन सॉल्ट में सॉल्ट प्रिपरेशन वाला काम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपका आ सकता है। उसके बाद और कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें रिवाइज करना है, मतलब उस चैप्टर में क्या चीज रिवाइज करनी है? मेटल्स। मेटल्स में आपकी आ सकती है रस्टिंग ऑफ आयरन का जो एक्सपेरिमेंट है ना, कंडीशंस है, उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, 4 से 5 मार्क्स के आते हैं यूजुअली, वो बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का कोई तगड़ा क्वेश्चन आ सकता है, लाइक ग्राफ वाला। ठीक है। कैथोड एनोड इक्वेशंस तो नहीं बनाने के लिए कहता, ऑब्जर्वेशन जरूर पूछता है कैथोड और एनोड से। फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमारा और क्या आ सकता है? एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स की थर्मामीटर की रीडिंग्स मालूम करवाता है, ग्राफ बनवाता है, टेबल फिल करवाता है। और आपसे अक्सर ये पूछ लेता है कि भाई बताओ हीट लॉसेस को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इंसुलेशन करके या प्लास्टिक कप यूज करके, पॉलीस्टायरीन कप वगैरह यूज करके। तो वो चीज आ सकती है। अच्छा भाई, इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपका, मतलब एनर्जेटिक्स में आपको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है, मैं भी ये भी दिखा भी देता हूँ कि कहाँ कहाँ से रिवाइज करोगे, एटीपी स्पेसिफिक होगा। इलेक्ट्रोलिसिस तो आप अपनी थ्योरी वाला पूरा रिवाइज करें। एनर्जेटिक्स में आपको अपनी थ्योरी पे जाने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट्स है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा आपका जो चैप्टर आता है एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री से आने को सिंपल डिस्टिलेशन की डायग्राम, लेबल डायग्राम, मतलब लेबलिंग करने के लिए आती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डायग्राम लेबल करने के लिए आती है। देखो भाई इधर पीछे छोटी छोटी बातें, इनमें से ही कुछ ना कुछ आपके पास आ जाएगा, फिर आप मिस आउट कर रहे हो। अभी ना करो बिल्कुल भी। ठीक है। और आपके पास जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी का जो क्वेश्चन है वो आपका दो तरीके के बन सकता है। एक तो ये कि वो आरएफ वैल्यू निकलवाए, क्रोमेटोग्राम दे दे और आपसे क्या क्या आप खुद ही मेजर करें, स्पॉट्स का डिस्टेंस और आरएफ जो सॉल्वेंट फ्रंट है उसका डिस्टेंस मेजर करो और आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ। आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी सॉल्वेंट फ्रंट। अच्छा, और आपके पास क्रोमेटोग्राफी का एक प्लानिंग वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, लाइक आपके पास कोई सैंपल है, वो कहता है कि प्लान करेंगे किस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी रन करेंगे, या किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, या किस तरह से सेपरेट करेंगे उन कंपोनेंट्स को, कुछ भी बना के दे सकते हैं। अच्छा जी। इसके अलावा आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि यूजुअली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चीजें आ रही होती हैं, वो आती हैं आपके पास भाई मुझे अल्कोहल, एल्कीन और इन सारी चीजों को डिफरेंशिएट करना है। एक बड़ा नॉर्मल हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, यूजुअली अल्कोहल या एल्कीन को, तो हम लोग कभी भी डायरेक्ट फ्लेम यूज नहीं करते। और वो डायरेक्ट फ्लेम यूज ना करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि जो डायरेक्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फ्लेमेबल होते हैं, वो आग पकड़ लेते हैं। तो उसकी जगह हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? वाटर बाथ या फिर हॉट प्लेट यूज कर रहे होते हैं। मतलब उसको या तो हम एक बीकर लेंगे, उसमें पानी लेंगे, उस पानी को गर्म करेंगे, उसमें वो एक और बीकर रखेंगे जिसमें ये गर्म हो रहा होगा, या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर या हॉट प्लेट यूज करते हैं। क्या? डाइल्यूट? आपके पास तो एक लिक्विड है ना, मैं कह रहा हूँ अल्कोहल है, तो आप उसको हीट करना है। इसको अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आपको डायरेक्टली इसी को हीट करना है ना, तो उसको तो डाइल्यूट नहीं करोगे। ठीक है, या तो हॉट प्लेट या फिर इलेक्ट्रिक हीटर यूज करो। ऑर्गेनिक में आपको टेस्ट सारे, टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं सारे लिखवा देता हूँ, चलो। चलो,
टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है आपके पास? एल्कीन्स के टेस्ट बताओ। एड एक्वस ब्रोमीन, इसका कलर चेंज क्या हो जाता है? ऑरेंज टू कलरलेस। अच्छा जी। अल्कोहल को कैसे टेस्ट कर सकते हो? एड एक्वस एसिडिफाइड केएमएनओ4। केएमएनओ4 का नाम क्या है? एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7। इसका कलर चेंज क्या होता है? पर्पल टू कलरलेस। अच्छा भाई, इसके अलावा और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे टेस्ट करोगे? दो टेस्ट हैं इसके। देखो बेस के साथ रिएक्ट तो हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर में चेंज होता हुआ क्या दिखेगा? देखो इसके अंदर ना कोई मेटल डालोगे तो प्रोडक्ट में सॉल्ट के साथ और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, तो उसके बबल्स दिखेंगे ना। लेकिन मेटल यूजुअली आपके पास मुश्किल से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि या तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो, या फिर आप डाल दे मेटल कार्बोनेट जो कि इजीली अवेलेबल भी होता है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो उसके बबल्स या फिर क्या दिखेगा आपको? एफर्वेसेंस। ठीक है। एस्टर का कोई टेस्ट नहीं होता, एस्टर की अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है भाई, वो स्वीट स्मेलिंग होता है, तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि एस्टर बना। ठीक है। अल्केन को फिर हम इस तरह से टेस्ट नहीं कर सकते। इसका एक क्वेश्चन भी है, आपको जल्दी में मिल जाएगा। अच्छा देखो, एक डॉक्यूमेंट ना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीपी गाइड के नाम से। वो पता है ना सबको कहाँ पे है? क्या वो पिक्चर ले रहे थे? दे दो, दे दो। यही तो मसला है, बस खोला पिक्चर ली भेज दें और फिर मैं सोऊंगी चीज। अभी भी अकल लगन नहीं आ रही है। अरे नहीं करो अच्छा भाई देखो, आपके पास, देखो बेटा आपका तैयारी, जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ ना, कि जिन लोगों ने साथ साथ रमजान में क्लासेस ली थी एटीपी की, तो उन्होंने तैयारी कर ली हो। अब जिन्होंने बिल्कुल नहीं की है ना, अब उसके लिए देखो, एक तरीका तो तुम ये एक्सपेक्ट करते रहते हो कि बस किसी तरह ना 1 घंटे में घोल के सब कुछ पिला दो। तो 1 घंटे वाला काम ना फिर वो ए स्टार वाला नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हें बताता रहूं, तुम सुनते रहो क्या? देखो मैं बता दूं तुम क्या क्या करो। अब पास पेपर का ना एज सच कोई इतना टाइम बचा नहीं है आपके पास ईयरली में। देखो ईयरली जब करोगे तो आप या तो बहुत सारे ईयरली शुरू से करते हैं, इतना टाइम था आपके पास, तो अब होगा क्या कि ईयरली करते वक्त आपको कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ आपके सामने से नहीं गुजरेंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता ही नहीं थी और वो फिर एग्जाम में आ जाए। देखो अभी बेस्ट केस सिनेरियो आपके पास क्या है? आप जब ये एटीपी का फोल्डर खोलते हैं तो इसमें हमारे पास ना सबसे पहले टेस्ट फॉर आयन गैसेस एंड फ्लेम कलर्स, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 4 क्वेश्चन बनेंगे ना टेस्ट फॉर आयंस पे, तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये तो क्वेश्चन स्किप नहीं होने वाला ना। इसको मैंने इसमें जो क्वेश्चंस करवाए ना आप लोगों को, वो सारे रिसेंट जैसे करवाए जब आपका सिलेबस चेंज हो गया था 2023 ऑनवर्ड्स। तो 2023 के टेस्ट फॉर आईसी कितनी क्लासेस है? 1 2 3 क्लासेस है इसमें। 2023 के भी हमने क्वेश्चन निकाल के कर लिए थे, 2024 के भी कर लिए थे। तो अगर हम यही कर लोगे ना, मैं देखो ये क्लास लेक्चर जिसने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ाई नहीं है टीपी पहले कर। ठीक है, मतलब कैजुअली, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो आप जब इसको देखेंगे तो इसके साथ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो आपके रिसेंट ईयर्स तो हो गए 2023 2024 वाले। और इतना ही आपके पास टाइम है, क्योंकि आप जब तक ये खत्म करेंगे आपकी वो खत्म हो चुकी भी होगी, टाइम खत्म हो जाएगा, एग्जाम का दिन आ जाएगा। तो ये वाली चीजें आप जरूर देख लें। इसमें देखो, टेस्ट फॉर आइंस की टेबल में टेस्ट फॉर गैसेस के टेबल और टेस्ट फ्लेम कलर्स का ये आपको गिवन होगा।
इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई नई बार उसने पूछना शुरू किया। जैसे वो सोडियम का जब भी आप फ्लेम टेस्ट करते हैं, तो सोडियम का फ्लेम टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सोडियम का फ्लेम टेस्ट करने के लिए आपको जो बंसन बर्नर का एयर होल है वो कम्प्लीटली ओपन रखना पड़ता है, ताकि हमारे पास जो फ्लेम कलर बने वो क्या बने? ब्लू बने। अगर आप एयर होल क्लोज रखेंगे तो येलो फ्लेम बनेगा। सोडियम इटसेल्फ गिव्स अ येलो फ्लेम, तो हाउ वुड यू से फॉर श्योर कि वो सोडियम ही था जो बर्न हो रहा था? फ्लेम टेस्ट देखो, या तो आपके पास सॉलिड सैंपल होगा या एक्वा सोल्यूशन होगा। सॉलिड सैंपल का फ्लेम टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? टेक अ क्लीन मेटल वायर लूप, डिप इट इनटू द सैंपल। और अगर सोल्यूशन है तो डिप इट इनटू द सैंपल। ये लिख दो, मैंने सैंपल लिखवा दिया ताकि कंफ्यूजन ही ना हो कि कब एक्वा सोल्यूशन में डिप करना है, कब सॉलिड में डिप करना है। पुट द metal valve into the flame of Bunsen burner, observe the flame। बस सिंपल यही है। रुक जाओ आखिर में आएगा। सही है। ये आपका फ्लेम टेस्ट। फिर उसके बाद आपका टेस्ट फॉर आइंस के टेबल, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। सल्फेट का टेस्ट। अब देखो आपको याद तो नहीं करने, आपने पीछे से टेबल खोलना, टेबल से देख देख के बताना। तो हमारे रिफ्रेशर के लिए अभी एक पेपर करते ना, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन एक पेपर करके तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे सब आ। किसी एक पेपर में तो एक ही आइन का टेस्ट आया होगा ना, बाकी आइंस का जब आएगा तब आपको मुश्किल होगी। तो आप यहाँ से एटलीस्ट जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो प्लीज ये लेक्चर छोड़ के नहीं जाना। उसके बाद ये जो कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस वाला लेक्चर है ना, ये वैसे तो ये सबसे पहले देखना चाहिए लोगों को। लेकिन कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस इतना पढ़ चुके हो अब तक कि आपको पता ही होता है कि कौन सा अपैरेटस किस पर्पस के लिए यूज होता है। भाई बीकर होता है स्टोरेज के लिए यूज, भी सैंपल आपको रखना है। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो होता है फिक्स वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है। ब्यूरेट जो है वो वेरिएबल वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है। ब्यूरेट जो है वो सबसे एक्यूरेट अपैरेटस है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। फिर उसके बाद गैस सिलेंज है, तो गैस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होती है। आपके पास इवेपोरेटिंग डिश है, क्रूसिबल है, मास बैलेंस है, फिर ड्रॉपर है, और फिर आपके पास पिपेट है फिक्स वॉल्यूम के लिए। ब्यूरेट बता दिया। कॉनिकल फ्लास्क देखा हुआ है आप लोगों ने। ये सारी कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस आपने देखे हैं, कौन सा कहाँ पे यूज होता है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। मोल्स एंड टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन तो आसान होता है, जिसमें ब्यूरेट की रीडिंग्स और छोटी मोटी बातें पूछ रहा होता है। आधा क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है जब वो मोल्स का क्वेश्चन फंसा देता है। ठीक है, वो आधा क्वेश्चन चलो आप 6 से 7 मार्क्स आपके फंस सकते हैं। लेकिन अगर वो भी मोल्स आता है थ्योरी वाला तो वो निकल जाएगा, अदरवाइज वो फंस सकता है। तो इसको इतना टेंशन नहीं लो, इसमें से ब्यूरेट की रीडिंग तो पढ़ना सीखो, लाइन अप करना सीखो, निकालो इस क्वेश्चन को जितना निकल सकता है। उसके बाद एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन बेहद आसान आते हैं। एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ये सारे जो है ना, मैं अभी जो मैं टॉपिक बाय टॉपिक सारे दिखा रहा हूँ। एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के किस तरह के आते हैं, ये सारे हम एक एक करके देखते हैं। और फाइनली जो प्लानिंग वाला क्वेश्चन है वो किस तरह का आता है। इसको चुप करा लो अम्मार और तुम दोनों। अच्छा भाई, अब ये 6 मार्कर क्वेश्चन जो है हमारा प्लानिंग वाला क्वेश्चन, समझ को ये तंग कर रहा है तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं।
अच्छा भाई देखिए, ये जो प्लानिंग वाले क्वेश्चंस है आपके पास, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का जो आप आंसर लिखेंगे, आप आगे आ जाओ जरा। आ जाओ ना, आ गया। अरे आ जाओ ना, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, देखो, पहली बात, ये वाला क्वेश्चन आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, पूरा पैराग्राफ नहीं। अगर पूरा पैराग्राफ आप लिख दोगे तो गलत नहीं करेगा, लेकिन एग्जामिनर खुद कहता है कि भाई पॉइंट फॉर्म में लिखो, मुझे आंसर चेक करवाना आसान होता है। ठीक है, जो चेकर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें चेक करना आसान होता है। तो बच्चा अगर कुछ मतलब पॉइंट फॉर्म में लिख रहा है तो मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है, उसने कहा हुआ है पॉइंट फॉर्म में लिखो तो पॉइंट फॉर्म में लिखना है। लेकिन अगर तुम पैरा फॉर्म में प्रैक्टिस कर चुके हो और तुम्हें पैराग्राफ फॉर्म में कंफर्टेबल हो तो गो फॉर इट, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मना है वो लिखना। इसमें वो यूजुअली कहता है कि राइट अबाउट द apparatus, मेथड एंड मेजरमेंट और कंट्रोल वेरिएबल्स। जैसे आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ता है, तो आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ता है। वो होता है कंट्रोल वेरिएबल्स। एंड यूज ऑफ रिजल्ट, मतलब अगर आपने कोई प्लानिंग कर, जैसे अभी हम वो कर रहे थे, अल्कोहल और एल्कीन को आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो आपने उसमें टेस्ट apparatus क्या लिखा कि आप टेस्ट ट्यूब में सैंपल्स को लेंगे। आपने उसमें मेथड और मेजरमेंट्स क्या लिखी, मेजरमेंट तो कोई नहीं थी उसमें, मेथड क्या था कि आपने ड्रॉप्स ऑफ एक्वस ब्रोमीन और केमनोफोर डाला। और उसमें कंट्रोल क्या था, कंट्रोल भी कोई नहीं था उसमें। और यूज ऑफ रिजल्ट क्या था, उसमें कलर चेंजेस आ रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि सारे प्लानिंग के क्वेश्चंस में मेजरमेंट भी इन्वॉल्व हो रही हो, कंट्रोल भी इन्वॉल्व हो रही हो। किसी में हो रही होंगी, किसी में नहीं हो रही होंगी। अच्छा, गुड न्यूज इज कि यहाँ पे आईजी वाले हैं, आईजी वाले हो। बैड न्यूज इज कि आपके पास आपके जो क्वेश्चन है ना प्लानिंग का, उसमें वो ये स्टेप्स लिख के नहीं देता कि आप apparatus इंक्लूड करें या मेथड बताएं या आप कंट्रोल बताएं। ओ लेवल वालों को वो ये लिख के दे रहा है कि आपने apparatus भी लिखना है, आपने मेथड्स और मेजरमेंट भी लिखना है, या आपने कोई कंट्रोल है तो वो भी लिख। ठीक है, किस तरह से, देखो, ये हमारे पास जो सामने क्वेश्चन है, ये है ओ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो भी क्वेश्चन है अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं योर प्लान शुड इंक्लूड द यूज ऑफ कॉमन लेबोरेटरी apparatus, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सॉलिड कॉपर टू ऑक्साइड। उसने रिएक्टेंट रिएक्टेंट सब बता दिए। नो अदर केमिकल शुड बी यूज, योर प्लान शुड इंक्लूड द apparatus needed, द मेथड टू यूज। आईजी के मोस्टली प्लानिंग के क्वेश्चन में वो ये सारी डिटेल लिख के नहीं देता, बोलता है उसको खुद पता होना चाहिए कि apparatus भी लिखना है, क्या मेथड हो, क्या मेजरमेंट है, वो भी लिखना है। ओ लेवल वालों को ये चीज आसान हो जाती है कि वो ना इसको एज अ चेकलिस्ट यूज करते हैं। अच्छा, मैंने इसके बारे में लिख दिया, मैंने इसके बारे में लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कॉपर टू सल्फेट इज अ soluble salt, is a salt used to kill pests. Copper to sulfate is prepared by neutralizing sulfuric acid and solid copper to oxide. अब आपको पता है कि ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है, जो कि ग्रुप वन का सॉल्ट नहीं है और ये अमोनियम सॉल्ट भी नहीं है, तो ये टाइट्रेशन मेथड से तो नहीं बनेगा। तो मेरे पास एक ही और मेथड है ना, एक्सेस इनसॉल्युबल बेस प्लस एसिड, तो इन दोनों से बनेगा। तो आपने ये पूरा लिखना है, कॉमन लेबोरेटरी apparatus क्या क्या यूज होता है इसके लिए। अगर मैं आपसे पूछता जाऊं कि क्या क्या, मुझे थोड़ा थोड़ा बता सकते हो। बीकर क्या है? ऐसे बताओ ना, टेक अ नोन वॉल्यूम ऑफ एसिड इनटू अ बीकर यूजिंग अ ब्यूरेट और अ मेजरिंग सिलेंडर, या फिर आप उसको पिपेट भी यूज कर सकते हैं, ऐसे बताओ ना। ठीक है, फिर आप उसके अंदर क्या डालोगे, एक्सेस इंसॉल्युबल बेस, जो कि आपकी क्या है, कॉपर टू ऑक्साइड। ऐड एक्सेस ऑफ इंसॉल्युबल बेस अंटिल नो मोर कॉपर टू ऑक्साइड डिसॉल्व्स। उसके बाद फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव रिमेनिंग मैग्नीज कॉपर टू ऑक्साइड। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव रिमेनिंग कॉपर टू ऑक्साइड, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट मांग रहा है ना, वो एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा कि ये एक स्टेप क्यों कर रहा है। उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि एक्सप्लेन भी करोगे ये वाला स्टेप क्यों किया। लेकिन क्योंकि हमने थ्योरी पेपर के लिए याद किया हुआ होता है, तो हम लिख देते हैं साथ में। ठीक है, तो ये सॉल्ट प्रिपरेशन वाला बन गया आपके पास, ये आपके पास आप बहुत बार लिख चुके हैं, थ्योरी में भी लिख चुके हैं। मेजर अ नॉन वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बीकर यूजिंग अ पिपेट। बस थ्योरी और इसमें क्या डिफरेंस है, जब मैं थ्योरी में लिखते हैं ना ये क्वेश्चन, तो मैं इसका आंसर ऐसे लिखता है, मेजर अ नॉन वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स इट। मैं बीकर और पिपेट की बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ तो ये एटीपी का क्वेश्चन है ना, यहाँ मुझे स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि आप अपैरेटस के नाम मेंशन करें।
Measure a known volume of sulfuric acid in a beaker using a pipette. Add excess of copper 2 oxide and stir the copper 2 oxide stops dissolving. Filter the solution to remove remaining copper 2 oxide. Heat the filtrate in a evaporating dish with Bunsen बन। ठीक है, अब मुझे उसने बोला हुआ है बीकर, तो मैं तो ओवर एक्साइटेड हो गया, मुझे जितने भी अपैरेटस पता है वो मैं लिखूंगा। ठीक है, बंसन बर्नर के मार्क्स यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे मार्किंग की, लेकिन मैं जो जो मुझे जहन में आ रहा है apparatus आप लिखें। ठीक है, चांसेस होते हैं कि वो उसके मार्क्स आपको दे दे। सही है, चेकर के पास याद रखना एक फ्री हैंड होता है कि apparatus बोला हुआ है, वो उसको ये नहीं बोलगा कि उसको एक गिनती बताई जाती है कि आपने बच्चे ने अगर 3 या 4 apparatus में से 2 apparatus लिख दिए, कोई भी 2 apparatus, तो आप उसको मार्क्स दे दें apparatus वाला। ठीक है, तो आपको जो जो चीज समझ आ रही है आप लिख दें, मतलब फालतू नहीं। याद है ना, इवापोरेटिंग डिश था, फिर बंसन बर्नर पे गर्म करेंगे to evaporate until saturation point, the saturated solution is achieved. Leave the saturated solution to cool for crystallization. Wash the crystal with cold distilled water, या इसी जगह आप organic solvent भी लिख सकते हैं। And dry the crystals in oven। ठीक है, ड्राई द क्रिस्टल्स इन ओवन की जगह आप यूज अ ड्राई फिल्टर पेपर भी लिख सकते हैं, टिश्यू पेपर भी लिख सकते हैं, या ड्राइंग विंडो सिल भी लिख सकते हैं। ये फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर पेपर वगैरह और टनल वगैरह वो नहीं लिखना होगा। क्या नहीं लिखना होगा? वो फिल्टर टनल होती है और जो पेपर होता है इस्तेमाल होता है, फिल्टर टनल लिखने की जरूरत नहीं है, इतने टनल शनल ना लाओ यार, फिल्टर टनल ना लिखो। फिल्टर पेपर लिख दो। पैड ड्राई कर सकते हैं इसको, वेट टॉवल से यूज कर सकते हैं। फिल्ट्रेट में सॉल्युबल सॉल्ट है ना। ठीक है भाई। अच्छा जी, अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट हुआ तो हमारे पास डायरेक्ट से फिल्ट्रेशन करेंगे और रेजिड्यू को वॉश करेंगे विद डिस्टिल वाटर और ड्राई कर लेंगे ओवन में, दैट्स इट। अच्छा भाई, आपके पास हर प्लानिंग के क्वेश्चन में समझ, प्लानिंग के बेटा सारे क्वेश्चंस में आप वो जरूर बनाओगे डायग्राम। इसमें वो क्वेश्चन में कहता है यू मे ड्रॉ लेबल डायग्राम, मतलब मर्जी है आपकी, आप बनाना चाहे बना दें, लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो ना कि आपने जो भी चीज लिखी है वो सही लिखी है, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप हल्के से भी स्लाइटली आपको लग रहा है कि नहीं मैंने तो बस ऐसे टूटा फूटा आंसर लिखा है, तो लेबल डायग्राम बना दो अगर टाइम हो तो। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन छोड़ दो उसे लिखकर। ठीक है, अब इसमें डायग्राम क्या बनाते हैं, इसमें तो डिफरेंट स्टेप्स थे। तो मैंने क्या किया, बीकर बना दिया, एक फिल्ट्रेशन का सिस्टम बना दिया, इवेपोरेटिंग डिश बना दी, नीचे से हीट दिया। हाँ? आधा मतलब इनमें से कोई एक सिर्फ बीकर बना दिया। हाँ, अगर ऊपर लिखना भूल गए हो बीकर और नीचे बना दिया तो मार्क्स मिल जाते हैं भाई। देखो इसमें ना वो कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहा होता है कि मैं बच्चे को मार्क्स दूं। ठीक है, कोशिश में लगा हुआ होता है इसकी। मार्किंग की अगर देखोगे तो वो कोशिश में लगा होता है कि मैं मार्क्स दूं। मैं तुम लोगों के साथ ना आज एक डॉक्यूमेंट की एक पिक्चर शेयर करता हूँ। वो पिक्चर्स बेसिकली उस चीज की हैं, अपना नहीं, एक ना वो एग्जामिनर रिस्पॉन्स है जिसमें उसके पास 3 पेपर्स हैं, 3 अलग अलग स्टूडेंट्स के। उसमें एक का 33 मार्क्स है आउट ऑफ 40, एक के 22 मार्क्स हैं और एक के कुछ आई गेस 18 मार्क्स। तो उसने इसमें डिस्कस किया हुआ है कि इसने क्या लिखा था, क्या लिखना चाहिए था, उसने क्या लिखा था मार्क्स नहीं दिए, इसने क्या लिखा था मार्क्स नहीं। तो ये वो मैं ना आप लोगों को आज सेंड कर देता हूँ, तो जरा वो पढ़ के देखना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। अच्छा भाई, आगे इसके अलावा प्लानिंग के जो आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना क्या कहा हुआ है, कॉपर टू कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म व्हेन अ नोन मास ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट completely reacts with sulfuric acid।
योर प्लान मस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस। देखो आप यहाँ से चेकलिस्ट बना के तो लिख सकते हो ना कि भाई अपैरेटस कौन सा यूज किया है। देखो एक तो होता है ना कि आपको आइडिया ही नहीं कि क्वेश्चन का आंसर करना कैसे, आपको प्लान ही नहीं पता कि कैसे ये रिएक्शन होता है और ये क्या होता है, लेकिन आप टूटा फूटा अपैरेटस लिख दोगे, कहीं ना कहीं से तो कोई सेंटेंस की सेंस बनेगी ना। आपने अपैरेटस लिख दिया, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। आपने कोई यहाँ से कोई मेजरमेंट कैसे ली जाती है किसी भी अपैरेटस की, वो लिख दिया। आपको पूरा का प्रोसेस लिखना नहीं आता तो टूटा फूटा जो लिखोगे वहां से तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। 6 में से अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता फलाना खस्ता क्वेश्चन में, तो 3 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे। तो लिख के जरूर आना, कुछ ना कुछ डायग्राम जरूर बनाना। अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन अब आपके पास कहाँ से आया, रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन था, या आपने जो गैस कलेक्ट की है वो रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन में की है ना। ये एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कलेक्शन ऑफ गैस हमने उसमें की है, तो हम वाला apparatus उठा के लिख सकते हैं। इसकी डायग्राम भी आ जाएगी हमारे पास। योर प्लान मस्ट इंक्लूड द apparatus needed, the method to use and the measurements to take, procedure to ensure the volume measured is as accurate as possible। देखो जब भी ये वाली बात लिखी हुई हो ना, अगर इनफैक्ट ये ना भी गिवन, जैसे आईजी के पेपर में, प्लानिंग के पेपर में वो नहीं दे रहा ये पॉइंट्स, तो हाउ आपने हर एक्सपेरिमेंट के लिए जिसमें आप मेजरमेंट कोई भी रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी मेजरमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे वॉल्यूम कर रहे हो लिक्विड का या गैस का, या फिर चेंज इन मास मेजर कर रहे हो या चेंज इन टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, आपने एंड में जरूर ये लिखना है कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड टेक एवरेज। उससे क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जब आप 2 से 3 बार एक ही चीज को करते हैं तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैंने सही किया है, और आप एवरेज देते हैं तो एरर कम हो जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना है हमेशा, अगर मेजरमेंट वाला हो। ठीक है, अगर वो सॉल्ट प्रिपरेशन वाला है ना कि सॉल्ट सेपरेट करना है, तो उसमें मत लिख देना कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड टेक द एवरेज। किस चीज का एवरेज, जब आपने कोई मास मेजर ही नहीं किया तब लोगे ना एवरेज। तो इसमें आपके पास जो रिएक्शन है उसमें जो गैस प्रोड्यूस्ड होगी वो आपको कलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमने 2 तरह के मेथड्स बनाए हुए हैं। एक सबसे कॉमनली यूज मेथड ये है कि मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया, इसमें डिलीवरी ट्यूब लगाई थ्रू द रबर बंग, और रबर बंग जो है उसमें एक होल होता है, बस आपने लेबल करना है रबर बंग। डिलीवरी ट्यूब लगाई, यहाँ पे गैस स्ट्रिंग लगा दी। यहाँ पे देख लो मैंने एक थ्रेड बांधा हुआ है जहाँ पे एक बॉटल लगा हुआ है, कंटेनर होता है छोटा सा। अब ये एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब मैं एसिड के अंदर मेटल कार्बोनेट डाल के रबर बंग लगाऊंगा तो उतनी देर में तो गैस जो है वो निकल के बाहर चली जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, थ्रेड लगा के उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। मैं उसको यहाँ से खोलूंगा तो एकदम बंद कर देंगे इसको। जी उस्मान बोलो। अगर किसी चीज का वॉल्यूम मेजर करना है, हाँ गैस का वॉल्यूम, किसी भी चीज का नहीं, अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम मेजर करना है तो आप बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशन बिल्कुल देखते हैं। सेफ्टी, अच्छा, अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशन, प्लानिंग के क्वेश्चन में सेफ्टी प्रिकॉशन हम यूजुअली नहीं लिख रहे होते, लेकिन अगर वो कह देना है यहाँ पे तो लिख देना। व्हाट अबाउट आईजी स्टूडेंट्स, भाई आईजी वाले सेफ्टी प्रिकॉशन आप डाल दें। ठीक है, आपसे पूछे ना पूछे, अगर कोई सेफ्टी प्रिकॉशन बन रही है तो आप डाल दें। सेफ्टी प्रिकॉशन कहाँ बनती है, हीटिंग के वक्त। जब आप किसी फ्लेमेबल लिक्विड को हीट करते हैं तो यू विल ऑलवेज यूज हॉट प्लेट या इलेक्ट्रिक हीटर या वाटर बाथ। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जब भी आप एसिड यूज करते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, सेफ्टी ग्लव्स। ठीक है, लैब कोट के मार्क्स नहीं मिलते। सेफ्टी गॉगल्स। ठीक है, लैब कोट लिखने के मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि वो मैंडेटरी होता है कि इसके बगैर तो लैब में आने ही नहीं देना है। ठीक है, तो लैब को सेफ्टी लैब कोड लिखने का कहीं भी कोई मार्क नहीं मिलता है, तो वो मत लिख के आना कहीं। हाँ, लैब कोट का काम कहीं पे कोई कोरोसिव लिक्विड तुम्हारे कपड़ों पे गिर जाए तो वो खराब हो जाता है ना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास अगर कोई हॉट कोई ऑब्जेक्ट है जिसके साथ आप डील कर रहे हो लाइक क्रूसिबल, तो आपके पास होते हैं सेफ्टी टोंग्स, टोंग्स जिसको कहते हैं। अगर आप पिपेट फिल कर रहे होते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, सेफ्टी बल्ब या सक्शन बल्ब। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। हाँ, ये दोनों अलग अलग मेथड है, आप इनमें से कोई एक फॉलो करो। मैंने दोनों बनाए। आपके पास रिएक्शन करवा के गैस प्रोड्यूस करनी है ना, तो ये गैसरिंग मेथड है और ये कलेक्शन ओवर द वाटर है। ठीक है, आप इनमें से कोई एक करो। ठीक है, लिख लोगे इसका आंसर। मैंने गैस सिलेंज वाला लिखा हुआ है, मेजर अ नोन मास ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट यूजिंग अ
मास बैलेंस। टेक अ नोन वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग अ पिपेट इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। देखो मैं वॉल्यूम अगर मेजर कर रहा हूं तो मैं apparatus का नाम भी लिख रहा हूँ। ठीक है, जब आप कॉनिकल फ्लास्क में एसिड डालेंगे और फिर उसके ऊपर से क्या डालेंगे, कॉपर टू कार्बोनेट इन अ फ्लास्क एंड क्विकली प्लेस अ रबर बंग ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क अटैच्ड विद अ गैस सिरिंज थ्रू अ डिलीवरी ट्यूब। देखो ये जो मैंने बात लिखी है ना, क्विकली प्लेस, अब इसके ना मार्क्स हैं यहाँ पे। क्यों मार्क्स हैं यहाँ पे कि भाई वो आपको ये आइडिया दे रहे हैं आप एग्जामिनर को कि आपको इतना पता है कि अगर मैं कॉपर टू कार्बोनेट डालूंगा और रबर बंग अपना आराम आराम से जाके लगाऊंगा इतनी देर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो बाहर चली जाएगी ना। तो हम तो चाह रहे हैं जितना भी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी गैस रेंज में आके कलेक्ट हो। इसके लिए एक और मेथड होता है कि आप जो है वो एक थ्रेड लगा के रबर बंग, मतलब कॉनिकल फ्लास्क में एक थ्रेड से इस कंटेनर को बांध दें, और जैसे ही इस थ्रेड को मैं छोड़ूंगा जाएगा एसिड में गिरेगा, जैसे ही एसिड में गिरेगा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको ड्रॉप करें, रबर बंग लगा दें, जितनी देर में वो नीचे जाके टकराएगा भी नहीं, आप बंग लगा चुके हो। लेकिन इस चीज को वर्डिंग्स में लिखना बहुत मुश्किल है। लोअर द कंटेनर with a thread into a conical flask and drop the thread and place the rubber band। तो इसलिए हमने क्विकली लिख दिया और हमने ना एक डायग्राम बना दिया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाली बात जो मैंने ऊपर थ्रेड वाली बनाई हुई है, ये तो मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिखी अलग है डायग्राम अलग बनाई हुई है। तो क्या मार्क्स मिल जाएंगे? हाँ, अगर यहाँ पे तो नहीं लिखा है ना, ये बात लिखी नहीं है यहाँ पे कि रबर पंप को जल्दी से बंद करना है, वहां पे डायग्राम बना दी तो मार्क्स मिल जाए। तभी कह रहा हूँ डायग्राम की इंपॉर्टेंस है। बट अक्सर स्टूडेंट डायग्राम में जो है ना कुछ चीजें ऐसी कर देते हैं क्योंकि वो यहाँ पे लिख नहीं पा रहे होते या उनको लिखने के जहन में ही नहीं आता, लेकिन डायग्राम से वो मार्क्स अचीव कर लेते हैं जी। अच्छा हाँ, डायग्राम बनाने की जगह नहीं देता अलग से। अब आप कहाँ बना सकते हैं, जहां आपको जगह मिल जाए। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर बना दी, आप जो है वो एंड में भी बना सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होता है यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ यूजुअली डायग्राम जो है वो आप यहाँ बनाया करें। नहीं, यहाँ जगह होती है, इतनी जगह एक्स्ट्रा शीट नहीं देनी पड़ेगी, ब्लैंक पेज होते हैं फिर पीछे। अगर यहाँ पे भी जगह नहीं है, वैसे प्लानिंग के क्वेश्चन में हमेशा नीचे एंड में जो है ना उसने ब्लैंक स्पेस दिया हुआ डायग्राम। हाँ, लिख दो नीचे, यहाँ लिख दो। बस यहाँ पे ही मत लिखना जहाँ पे एग्जामिनर कॉलम लिखा हुआ है। गैस टॉपिक, फिर गैस टॉपिक पूछ। नहीं नहीं, टेबल वेबल कोई नहीं है। हाँ, वो मास वाली बात कर रहे हो ना। हाँ वो एक अगर आपसे पूछा जाता है, देखो एक प्लानिंग के क्वेश्चन में हमने मास भी निकाला था कि वो पूछता है कि आपने, हाँ, कि आपने जो कॉपर टू कार्बोनेट यूज किया है तो वो उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से मेजर की है। तो आप कॉपर टू कार्बोनेट जाके उठाकर डायरेक्ट मास बैलेंस पे तो नहीं रख देंगे ना, आप किसी कंटेनर में रख के मास बैलेंस पे रखें तो उस कंटेनर का भी मास आ जाएगा। तो आप क्या लिखते हैं, मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, measure the mass of empty container, then measure the mass of container plus sample, subtract these two masses to get the mass of sample। सही है, ये भी है, इसी में है क्वेश्चन। कैंडिडेट रिस्पॉन्स मैं बेटा अभी रात में आपको सेंड कर दूंगा, एक है बस मेरे पास, ज्यादा नहीं है। मेरे पास वो किसी को मैंने भेजा तो था लेकिन वो फाइल नहीं बनी हुई ना उसकी हार्ड कॉपी में। अच्छा भाई, तो ये जाके प्लानिंग के क्वेश्चन एक एक करके तुम लोग जाके सॉल्व ना कर, ध्यान से खोलो, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर पढ़ो और कोशिश करो इसको समझने की, याद करने की कोशिश करो। जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो है, इसमें इसने ना ये आई होप आईजी का, हाँ आईजी का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आप जरा एक मिनट सुन लीजिएगा और आईजी के जो लोग स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही डिफरेंस है प्लानिंग के क्वेश्चंस में, और एक डिफरेंस आपका वहां पे ग्राफ में कभी कभार आपको ना स्केल सेट करना पड़ जाता है, खुद से लेवल करना पड़ जाता है। अदरवाइज ये जो दूसरा बोर्ड है ना वो लेवल वाला, इट्स वेरी इजी, उसमें आपको स्केल भी हमेशा सेट मिलेगा और आईजी के क्वेश्चन में पॉइंट भी लिख के दे देगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि वो लिख के दे ये पॉइंट्स, लेकिन वो दे रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओ के पेपर में वो पॉइंट्स लिख के ना दे, गया apparatus यूज करना है या आपने ये करना है या वो करना है, ऐसा हो सकता है कि ना। ठीक है, तो आप लोग भी तैयार रहें इसके लिए। ठीक है, इन्होंने इसमें यहाँ पे क्या कहा हुआ है,
आपके पास तीन तरह के मेटल कार्बोनेट्स गिवन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। इसके बारे में ये बताया हुआ है, इन तीनों की सॉल्युबिलिटीज इन वाटर बताई हुई है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में इंसॉल्युबल है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में इंसॉल्युबल है, और कैल्शियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है। इफेक्ट ऑफ एडिंग एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो रिएक्ट करती है ना। अब यहाँ पे थ्योरी आ रही है ना बीच। कैल्शियम कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, नॉट अल्कली के साथ। कैल्शियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, सॉल्ट जो है वो अल्कली के साथ क्यों रिएक्ट करेगा? तो कैल्शियम क्लोराइड के बारे में लिखा हुआ है रिएक्ट्स टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड। अब यहाँ पे ये कौन सा इनसॉल्युबल कंपाउंड है भाई? क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने एज अ टेस्ट फॉर कैटाइंस यूज नहीं करा? एज अ रीजन टू टेस्ट फॉर कैटाइन यूज करा है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम आइंस अगर किसी यहाँ पे क्या है? कैल्शियम आइन है। किसी सोल्यूशन में अगर कैल्शियम आइन होते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या आती है? आपके पास बेटा टेबल गिवन होगा ना। कैल्शियम आइन अगर किसी सोल्यूशन में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो तो आपको क्या मिलता है? वाइट पीपीटी। मतलब कोई कंपाउंड बन रहा है ना जो इनसॉल्युबल है, जिसके वाइट पीपीटी बन रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर। इन तीनों में से कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ कितना है वो निकालना है। योर प्लान मस्ट इंक्लूड हाउ यू विल कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर। मतलब हाँ, तो इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपके प्लान में परसेंटेज कैसे निकालनी है ये पता होना चाहिए। अपैरेटस कौन सा यूज करना है, मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होने चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट आपको बताना है। अगर कोई सेफ्टी प्रिकॉशन है तो वो भी बताना है। ठीक है, तो आईजी में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपको ये जो चार मैंने मेथड लिखे हुए थे ना ऊपर, क्या आपको क्या क्या चीजें बतानी है इसमें? अपैरेटस, मेथड, मेजरमेंट, सेफ्टी प्रिकॉशन इफ देयर इज एनी, कंट्रोल वेरिएबल इफ देयर इज एनी। ठीक है, ये सारी चीजें बताएं। और हाउ कैन यू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट? इफ यू आर मेजरिंग एनीथिंग देन टेक एवरेज, रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड टेक एवरेज। अभी जो हमने से दो पहले क्वेश्चन देखे वहां पे हम कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे थे ना। सर इसकी कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐसे कि तो ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये पानी में डाल देंगे पहले फिर सोडियम हाँ, हाइड्रोक्साइड। देखो, अब आपने सबसे पहले तो मास मेजर करना है ना इस पूरे मिक्सचर का। तो पूरे मिक्सचर का मास मेजर कैसे करोगे वो बताओ? क्या एंड क्या? एंड एंड कैसे करेंगे? एंड ऐसे करेंगे कि आपसे वो परसेंटेज, इसका फाइनल एम क्या है, गोल क्या है इस क्वेश्चन का? कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिक्स। तो आप फॉर्मूला लिख के एंड करेंगे कि भाई परसेंटेज इन वैल्यूज को फॉर्मूला में रख के निकालें। अच्छा, इसमें आप ना पहले पूरे मिक्सचर का मास मेजर करेंगे। मेजर द मास ऑफ अ मिक्सचर यूजिंग अ मास बैलेंस इन अ बीकर, एड डिस्टिल वाटर एंड स्टिर द मिक्सचर सो दैट ऑल कैल्शियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड। नाउ एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा कि आप ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ। आप लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात। फिल्टर द सोल्यूशन एंड रिएक्ट द रेजिड्यू विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आपने फिल्ट्रेशन की उसकी तो भाई ये तो निकल गया ना। अब क्या बचा? इन दोनों में से ये बचे। अब आप उसको रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनमें से कौन रिएक्ट होगा? सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि वो एम्फोटेरिक है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट नहीं होगा। फिल्टर दिस सोल्यूशन एंड वॉश द रेजिड्यू विद डिस्टिल वाटर एंड ड्राई। अब जब आपने फिल्ट्रेशन की तो देखो ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर खत्म निकल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्कली के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होकर खत्म हो गया। अब जो रेजिड्यू आएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट हो क्या? ये हाइड्रोक्साइड के साथ जरूर नहीं कर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट नहीं करेगा। देखो, मैंने तुम्हें ये बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैंने कैल्शियम क्लोराइड में डाला तो वहां वाइट पीपीटी आ रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ भी तो कैल्शियम है, यहाँ क्यों नहीं रिएक्ट हो रहा? यहाँ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होगा। जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालूंगा तो क्या वो डिजोल्व होता है? कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से सॉल्युबल है? इनसॉल्युबल है। तो कैल्शियम आयन अलग अलग नहीं होंगे। देखो वो जो टेस्ट फॉर आयन्स है ना,
वो एक्वा सॉल्यूशंस के लिए होता है, कभी भी सॉलिड के लिए नहीं होता। अब मैं कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालूंगा, तो वो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है ना, तो पहले वो पानी में डिसॉल्व होगा, फिर सोडियम आयन जो है वो रिएक्ट करेंगे, या कैल्शियम आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, इनसॉल्युबल पीपीटी बनाया जाए। दोबारा बोलो। हाँ देखो, मासेस तो हमने ऐसे ही मेजर करने होते हैं, लेकिन वो वाली जो डिटेल है ना, मैंने सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया कि यू हैव टू मेजर द मास ऑफ अ मिक्सचर यूजिंग अ मास बैलेंस दैट विल रन यू द मास। अगर आप कहोगे कि भाई पहले एम्प्टी बीकर का मास लें और फिर बीकर का सैंपल का मास लें, उनको माइनस करें, तो ये एक पॉइंट बन जाता है आपके पास, लेकिन इसके अलग से मार्क्स नहीं होते अनलेस कि वो उससे कहा हुआ हो कि आप ये लिख के बताएं। ये वाली बात उसने अलग से क्वेश्चन में कही थी, तो हमने वहां लिखी, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, उसके बाद आपके पास जो तीसरा रेजिड्यू है वो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आप वॉश करके ड्राई कर लेंगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास पता चल गया ना। ठीक है, फिर आपने क्या किया, रिपीट द एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हम मेजरमेंट ले रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड टेक एवरेज मास ऑफ कैल्शियम कार्बन, और परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द सैंपल कैसे निकालेंगे वो लिख दिया। अब ये जो जो काम हमने किए थे, ये सारे हमने बारी बारी लिख दिए, ये स्टेरर है, ये लेवल कर लेना। स्टेरर है, स्टेरर है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि डायग्राम बेशक कितनी ही गंदी क्यों ना बनाओ, अगर आप लेबल कर दोगे ना, तो उसको मानना पड़ेगा कि ये स्टेरर है, बेशक तुम्हारा स्टेरर जो है वो ऐसा गोल सा ही क्यों ना बन गया हो, वो मानेगा। हाँ ना, यही तो अभी मैंने लेबल कर दिया ना, लग तो रही है टेस्ट ट्यूब वो, लेकिन है नहीं जी। रिपीट जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कोई ना कोई मेजरमेंट लेते हैं, चाहे वो आप वॉल्यूम कलेक्ट मेजर कर रहे हो, चाहे वो आप टाइम मेजर कर रहे हो, चाहे वो आप मास मेजर कर रहे हो, तो आपका जो ओ लेवल का पेपर है ना, उसमें वो एक पॉइंट लिख देता है कि हाउ वुड यू इंक्रीज, राइट द मेथड टू इंक्रीज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, और वैल्यूज का एवरेज लेते हैं, तो एक्यूरेसी बढ़ते हैं। आईजी के पेपर में वो नहीं बता रहा, तो आपको खुद लिखना है। ठीक है, आपका नहीं आएगा ऐसा, आपका वो लिखा हुआ होगा कि हाउ वुड यू इंक्रीज द रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो आप उसमें रिपीट लिखिए। सही है, ठीक है भाई, समझ आई बात। चले आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलें, देख लोगे प्लानिंग के क्वेश्चन, कोई टाइट्रेशन का पूछ रहा था, समझ में पूछ रहे थे टाइट्रेशन का, है? नहीं, ऑर्गेनिक का पूछ रहा था कोई है? क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन, स्टेप्स जो है वो हमेशा सेम रहेंगे, क्रोमेटोग्राफी का प्लानिंग का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कैसे आप। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहाँ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट हो गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फ्यूम कवर्ड जो होता है वो टॉक्सिक गैसेस को, अगर किसी रिएक्शन में टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होती है तो उसको रोकने के लिए हम लोग जो है वो फ्यूम कवर्ड यूज करते हैं। आगे बढ़े जरा। हाँ, इसके बाद पेपर करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जरूर देखना। ये आईजी का है, लेकिन ये, हाँ, अभी तक ना ओ लेवल के पेपर में प्लानिंग से ना मेटल्स का क्वेश्चन नहीं बना है, यहाँ पे इनका बना हुआ है, तो ये देख लेना एक बार। वो इसमें बस ये कहा हुआ है कि तीन तरह की स्टील्स हैं, स्टील्स एंड alloy of iron, plan an experiment to find these three alloys rust most quickly when exposed to water, include your answer, how the results of the experiment will show which allow rust most quickly। ठीक है, अब आपने तीन टेस्ट ट्यूब ले ली, उन तीनों टेस्ट ट्यूब में आपने डिफरेंट सैंपल्स ऑफ स्टील डाल दिया, और उन तीनों में पहले आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भरा। क्या ये जरूरी है तीनों में, अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन सी जल्दी रस्ट कर रही है, तो मुझे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फेयर कंपैरिजन के लिए कांस्टेंट रखनी है। जैसे वाटर का अमाउंट कांस्टेंट होना चाहिए, सब में एक ही तरह का वाटर होना चाहिए, इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स, ये होता है कंट्रोल वेरिएबल्स। आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रखना है, ऐसा ना करो कि एक को बॉइल वाटर ले लो और एक नॉर्मल वाटर ले लो, तो बॉइल वाटर में तो ऑक्सीजन होगी नहीं, तो वो जो स्टील है वो रस्टी नहीं हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि देखो ये सबसे स्लो रस्ट होती है, तो असल में आपने अनफेयर कंपैरिजन किया हुआ। ठीक है, तो आप दूसरी चीज, क्या मास सेम नहीं लेने चाहिए सारी स्टील के जो सारे सैंपल ले रहे हैं, सेम मास देने चाहिए, सेम वाटर, सेम टेम्परेचर। ठीक है,
टेम्परेचर वैसे अफेक्ट नहीं करता रस्टिंग को, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से मैं वो समझ रहा हूँ कि आपने वाटर को बॉईल ना किया हो। अगर आपने वाटर को बॉईल किया हुआ तो उसमें से ऑक्सीजन निकली हुई हो। ठीक है। सेम मास ऑफ ऑल दी स्टील्स। मास कैसे मेजर करेंगे? मास बैलेंस है। एट सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट फॉर 2 days। अच्छा, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये पॉइंट्स सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपने पूरे पूरे सेंटेंस बताने हैं। टेक 3 different test tube and take different types of steel in all each test tube. Add equal volume of better water using a, क्या यूज करेंगे वाटर का वॉल्यूम मेजर करने के लिए? जब इक्वल डालना है, मेजरिंग सिलेंडर या पिपेट। ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि तीनों में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डालना है, तो अंदाजे से तो नहीं डालोगे ना, फिर वॉल्यूम मेजर करोगे। पिपेट ले लो या बुलेट ले लो, मेजरिंग सिलेंडर ले लो। एट सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, apparatus का नाम लिखोगे, लेफ्ट फॉर फ्यू डेज। ठीक है। उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज फिल्टर द सॉल्यूशन। जब आप फिल्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास जो रस्ट होगा वो फिल्टर पेपर में आ जाएगा ना, बाकी वाटर निकल जाएगा। भाई जो आपकी जो स्टील है वो सब की सब रस्ट हुई हुई होगी पाउडर्ड फॉर्म में, और वो फिल्टर पेपर पे आ जाएगा। उसके बाद आप उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद आप उसको वे करेंगे यूजिंग अ मास बैलेंस ऑफ कोर्स। कंपेयर ईच सॉलिड्स मोर मास विद इनिशियल मास। तो आपने इनिशियली उसका मास मेजर किया था ना, उससे उसको कंपेयर करें। Sample of steel with largest increase in mass has rusted most। मतलब जो रस्ट बना है वो क्या है? आयरन ऑक्साइड है। आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, तो उसका मास इंक्रीज होगा ना। तो जिसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज इन मास आया, मतलब उसमें सबसे ज्यादा क्या हुई है? रस्टिंग। मेजरमेंट कर रहे हो तो क्या रिपीट करने का लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वाटर नहीं, हम मेजर वाटर को नहीं कंपेयर कर। अगर टैप वाटर ले लो तो तीनों में टैप वाटर लो। ऐसा नहीं एक में तुमने जो है वो टैप वाटर डाल दिया, एक में डिस्टिल वाटर डाल दिया, एक में सी वाटर डाल दिया, क्योंकि वाटर का इफेक्ट नहीं देखते रस्टिंग। एटीपी की क्लासेस की नॉफिल पोर्टल पर रिकॉर्डिंग है बेटा, बिल्कुल है, कैसी बात? ऐसा नहीं हो सकता ना हो रिकॉर्डिंग। एलडी की कह रहे हो? क्या दिख रहे हैं? एटीपी की कुछ क्लासेस चल रही हैं काफी दिन से, वो रिकॉर्डिंग अपलोड होगी पोर्टल पे। देखो जो पुराने लेक्चर्स हैं एटीपी के आपके अप्रैल वाले, वो तो अपलोडेड है। जो अभी हाँ हमने 9th में ऑनवर्ड्स क्लासेस दी हैं ईयरली वाली, वो शायद ना हो। वो मैं करवा देता हूँ आज। ठीक है। और प्लानिंग क्वेश्चन देखने, प्लानिंग के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस तरह से चलते रहेंगे। अच्छा, ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजिंग अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अभी मैंने आपको एक बात बताया था कि सोडियम का जो कलर होता है वो येलो होता है फ्लेम में, तो उसके लिए हम लोग ब्लू फ्लेम यूज करते हैं। ब्लू फ्लेम को ना हम लोग नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं। ठीक है। ये मार्किंग की में लिखा हुआ है ना, बट बच्चे को कंफ्यूज कर रहा था कि नॉन ल्यूमिनस का क्या मतलब है। स्ट्रॉन्ग फ्लेम भी कहते हैं, आप ब्लू याद रखें। ठीक है भाई। इलेक्ट्रोलिसिस का भी प्लानिंग का क्वेश्चन आया हुआ है आईजी में, ओ में नहीं आया है, तो ओ में, ओ वाले जरा उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। और ये वाला है जिसमें इथेनॉल भी दिया हुआ है, तो ये वाला जरा आंसर अभी खुद लिख लो जल्दी से। पिक्चर नहीं, आंसर लिख लो। हाँ, अरे ये रहा ना सामने, कॉपी नहीं आओ मैंने। इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आयशा सॉल्व कराया हुआ है बेटा, आपने क्लास ली थी वो वाली। मैं फिर भी यार बता देता हूँ आपको, ये है 0620। ये आईजी का है लेकिन। बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना, नेट ऑफ हो गया था तो। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोग मेरे साथ कर चुके हैं, ये आप लोगों की क्लास के तो सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अगर मिस कर गए हो क्लासेस तो प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग देख लो, 10 घंटे की रिकॉर्डिंग है, उससे ज्यादा नहीं है।
जी हाँ, मैं वहां पे भाई। मुझे भी लगा समझ इधर आओ, आओ तो इधर आओ। अरे आओ तो काम हो जाएगा। मीटिंग लिमिट हाँ एक्सीड हो गई। अरे इधर आओ। ये बंदा है, बैठ रहे आप सामने। उठो, आगे आओ, आगे आओ। पहले दुनिया दुनिया को तुम्हें तौबा अल्लाह माफी। अरे कौन सा वहां जाके इधर आओ पहले, इधर तुम जाओ तुम साथ। अच्छा हमारी क्लास में आसिम मुनीर भी है आज। चलो भाई आंसर लिखो इसका जल्दी, मैं लिखवा रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ आपको। भाई अपलोडेड है, अप्रैल से अपलोडेड है, ये क्या कर रहे हो? खोल के देखो तो। अच्छा भाई क्वेश्चन में कह रहा है अ मिक्सचर कंटेन्स थ्री कंपाउंड्स लिक्विड इथेनॉल सोडियम क्लोराइड एंड जिंक कार्बोनेट। Table 4.1 gives some information about these three compounds. इथेनॉल solubility in water क्या है, soluble है। और इथेनॉल की solubility इथेनॉल में तो देखेंगे नहीं। सोडियम क्लोराइड soluble in water है, लेकिन सोडियम क्लोराइड insoluble in इथेनॉल है। जिंक कार्बोनेट insoluble in water है और insoluble in इथेनॉल है। क्या कह रहा है आपसे, डिस्क्राइब हाउ टू obtain a pure sample of each of these three compounds, इथेनॉल सोडियम क्लोराइड एंड जिंक कार्बोनेट फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, आपने सेपरेशन करनी है इन थ्री कंपाउंड्स। यू आर प्रोवाइडेड विद द कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस। इसमें आपको उसने नहीं बोला हुआ कि क्या अपैरेटस यूज करना है, क्या मेथड होना चाहिए, क्या आपने मतलब प्रिसीजन बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, ये सारी चीजें नहीं बोली हुई ना, या सेफ्टी प्रिकॉशन लिखनी है या नहीं लिखनी है, ये आईजी का क्वेश्चन है। इसमें आपको बाय डिफॉल्ट सब लिख, आपको पता होना चाहिए क्या क्या करना है। क्या हुआ? अरे पढ़ ले भाई। अच्छा देख रहे हो इनकी कोई कैसे इसने। अच्छा भाई क्या करोगे इसमें बताओ। इथेनॉल सॉल्युबल इन वाटर है, पानी डालोगे तो सोडियम क्लोराइड भी साथ में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या जिंक कार्बोनेट डिसॉल्व होगा? है, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको वाटर डालूं और जिंक, इसको सबको दोनों को डिसॉल्व कर दूं और जिंक कार्बोनेट को भी फिल्ट्रेशन करके निकाल लूं, तो हमारे पास जिंक कार्बोनेट सेपरेट हो जाएगा। लेकिन रह क्या गया, सोडियम क्लोराइड और इथेनॉल। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इसको आप इथेनॉल को कैसे सेपरेट करोगे फिर एक्वा सोल्यूशन से, फिर क्या डिस्टिलेशन की तरफ जाओगे? कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस में डिस्टिलेशन के अपैरेटस गिवन तो होता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता डिस्टिलेशन करना। समझ आ रही है बात? आपके पास ये तीन चीजें हैं, तीनों आपस में मैंने डिसॉल्व की हुई हैं, तो ये एक चीज इनमें से खुद एक इथेनॉल है। तो इथेनॉल में ना तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हुआ होगा ना जिंक कार्बोनेट डिसॉल्व हुआ होगा, इथेनॉल में तो ये दोनों ही डिसॉल्व नहीं हो रहे ना। हाँ भाई, या तो आप कहो कि डिस्टिलेशन, अगर देखो मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्टिलेशन गलत हो जाएगा, इसमें डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई ऐसा तरीका सोच लो जिसमें डिस्टिलेशन ना आ रही हो, अगर तो है कोई ऐसा तरीका, अगर तुम्हारा दिमाग चल जाए तो ऐसा तरीका मिल जाए, तो हो भी सकता है कि जिसमें डिस्टिलेशन ना आए। अगर मैं इथेनॉल, ये चीजें सोडियम क्लोराइड और जिंक कार्बोनेट मुझे पता है इथेनॉल में इनसॉल्युबल है, तो मैं अगर इसकी यहीं पे डायरेक्ट फिल्ट्रेशन कर लूं, तो रेजिड्यू में क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड और जिंक कार्बोनेट, इथेनॉल तो सेपरेट हो गया ना। हाँ, है ना? भाई तुम्हारे पास सोल्यूशन है जिसमें इथेनॉल में जिंक कार्बोनेट भी है और सोडियम क्लोराइड भी, इसकी फिल्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे हो? इथेनॉल तो निकल जाएगा ना फिल्टर पेपर से, लिक्विड है। बचा क्या, जिंक कार्बोनेट
और सोडियम क्लोराइड तो रेजिड्यू में फिल्टर पेपर पर रुक गया, तो सेपरेशन तो यहीं पे हो गई इथेनॉल। उसके बाद क्या बचा रेजिड्यू में, सोडियम क्लोराइड और जिंक कार्बोनेट, उसको एक बीकर में डालो, उसमें पानी डालो, डिस्टिल वाटर डालो, उसको हिलाओ, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट के रेजिड्यू रह जाएंगे, उसकी दोबारा फिल्ट्रेशन करो, अब रेजिड्यू में जिंक कार्बोनेट आ जाएगा और सोडियम क्लोराइड फिल्ट्रेट में निकल जाएगा। सोडियम क्लोराइड में पानी से कैसे निकालोगे? इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इवापोरेशन करो, क्रिस्टलाइजेशन नहीं करो, सिर्फ सोडियम क्लोराइड चाहिए, क्रिस्टल्स नहीं चाहिए। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स में पानी भी होता है। हम्म। देखो भाई उस्मान, इवापोरेट करके कंडेंस किस चीज को कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये कह रहा है कि मेरे पास तीन चीजें आपस में मिक्स हुई, वो तीन चीजें क्या है? आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर सोडियम क्लोराइड भी है और जिंक कार्बोनेट भी है। तो इथेनॉल तो लिक्विड है ना, उसमें सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में पीपीटी फॉर्म में है, जिंक कार्बोनेट भी पीपीटी फॉर्म में। इसी मिक्सचर की अगर मैं सबसे पहले फिल्ट्रेशन करूंगा, तो फिल्टर पेपर से क्या पास करेगा? फिल्ट्रेट में क्या आ जाएगा? इथेनॉल, और रेजिड्यू में क्या आ जाएगा? सोडियम क्लोराइड और जिंक कार्बोनेट, तो हो गया इथेनॉल सेपरेट। बस। अब बाकी की दो चीजें कैसे सेपरेट करोगे, सोडियम क्लोराइड और जिंक? हाँ, सोडियम क्लोराइड तो सॉल्यूबल है किसमें, इथेनॉल में? नहीं, इथेनॉल के अंदर तो इथेनॉल सॉल्युबल है ना। ठीक है, जब हम सेपरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रेजिड्यू में, आपको मिल गया NaCl और जिंक कार्बोनेट, और जो आपका फिल्ट्रेट है उसमें आपको क्या मिल गया? इथेनॉल। फिर इस रेजिड्यू को आप क्या करोगे? डिस्टिल वाटर डालोगे इसमें एक बीकर में डाल के, और फिर अगेन इसकी फिल्ट्रेशन करोगे। अगेन जब फिल्ट्रेशन करोगे तो अब इसमें रेजिड्यू में क्या मिलेगा? जिंक कार्बन। और फिल्ट्रेट में निकल जाएगा कौन? NaCl। मैं ओरल बता दूं इसमें स्टेप्स क्या होंगे? सुन लो एक बार यहाँ से। देखो भाई, filter the mixture to separate ethanol into as a filtrate. The residue will contain sodium chloride and zinc carbonate. Take the residue, wash it with distilled water. ठीक है, उस पर डिस्टिल वाटर डालो, वॉश करो, एंड टेक द रेजिड्यू इन अ बीकर, रिएक्ट, ऐड डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर डालोगे, टैप वाटर नहीं डालोगे, क्योंकि टैप वाटर में डिफरेंट आयंस होते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ डिफरेंट आयंस आ जाएंगे, डिफरेंट सॉल्ट आ जाएंगे। डिसॉल्व द रेजिड्यू इन डिस्टिल्ड वाटर, stir thoroughly, filter the solution, and get zinc carbonate as a residue and sodium chloride as aqueous solution in a filtrate. उस सोडियम क्लोराइड को कैसे निकालोगे? हीट द फिल्ट्रेट इन evaporating dish until dryness, until saturated solution is achieved। नहीं, आपको सोडियम क्लोराइड अलग चाहिए ना, क्रिस्टल थोड़ी चाहिए उसके, आप इतना हीट करें पानी पूरा उड़ा, सोडियम क्लोराइड अलग हो जाए। उसके बाद जो रेजिड्यू में जिंक कार्बोनेट था, वॉश इट विद डिस्टिल्ड वाटर एंड ड्राई इट इन अ, क्या फिल्ट्रेशन तो था। हाँ, पहली दफा फिल्ट्रेशन की तो इथेनॉल अलग हुआ, फिल्टर पेपर से पास होकर। फिर जो रेजिड्यू था उसमें NaCl और जिंक कार्बोनेट था, वो इथेनॉल में डिसॉल्व नहीं हुआ था, उसको पानी में डिसॉल्व किया तो उसमें से सिर्फ NaCl डिसॉल्व हुआ, जिंक कार्बोनेट डिसॉल्व नहीं हुआ, तो उसकी फिल्ट्रेशन करके जिंक कार्बोनेट का रेजिड्यू अलग किया। ठीक है। नहीं, हाउ टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंपाउंड्स, इथेनॉल, सोडियम क्लोराइड एंड जिंक कार्बोनेट फ्रॉम द मिक्सचर। बनाने नहीं है ये तीन, सेपरेट करने हैं। इथेनॉल उड़ेगा जब हीट करोगे ना, ऐसे थोड़ी उड़ेगा, अल्कोहल ऐसे थोड़ी पड़े पड़े उड़ जाता है। क्या? हम्म। डिस्टिल वाटर से इसलिए वॉश कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं सेपरेशन कर रहा हूँ ना इथेनॉल से इनकी, तो इनपे कुछ ना कुछ इथेनॉल लगा रह सकता है, इसलिए डिस्टिल वाटर से वॉश कर रहे हैं। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड और जिंक कार्बोनेट
में पानी डाला था तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हुआ। जब मैंने फिल्ट्रेशन की तो जिंक कार्बोनेट के ऊपर कुछ ना कुछ वाटर चिपका हुआ होगा ना, जिसमें सोडियम क्लोराइड कुछ थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा, इसलिए डिस्टिल वाटर डाल के उसको वॉश करेंगे। फिल्ट्रेशन तभी करते हैं जब इंसॉल्युबल चीज को सेपरेट करते हैं। सोडियम क्लोराइड बेटा पानी में सॉल्युबल है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन इथेनॉल भी है ना। अगर ये सोडियम क्लोराइड और जिंक कार्बोनेट इथेनॉल के अंदर है तो उसमें तो सॉल्युबल नहीं है ना। उसमें तो देखो सोडियम क्लोराइड जो है वो इन अपना वाटर के अंदर सॉल्युबल, वो सॉरी वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इथेनॉल के अंदर तो दोनों इनसॉल्युबल है ना। इथेनॉल में देखो, इसलिए भी सोडियम क्लोराइड एज रेजिड्यू आया है। मुस्लिम क्या रिपीट करूं? अच्छा, सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें कोई दिख रही है, कोई नजर आ रही है? कुछ ऐसी चीज है कि जो आपको सेफ्टी कंसर्न इसमें हो? नहीं है। कोई कंट्रोल वेरिएबल इसमें है? नहीं। ठीक है, तो जबरदस्ती नहीं लिखते हैं। अब ये नहीं कहा इथेनॉल इज कोरोसिव, इथेनॉल नहीं है कोरोसिव। किस चीज से बचाना चाह रहे हो अपने आप को, इथेनॉल से? हाँ लिख सकते हो, वेयर सेफ्टी ग्लव्स एज इट इज अराउंड, नो कॉन्टेक्ट विद दिस। आग ना, अगर इसमें भी आग लगा रहे होते तो आग हम लगा रहे हैं तब जाके जब हम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को कर रहे हैं। तो उसमें तुम ये नहीं कहोगे तुम्हें पता है कि अल्कोहल सेपरेट कर लिया है ना उसमें, तो आप वाटर के साथ जो सॉल्ट डिजोल्व है उसकी इवेपोरेशन कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप वाटर बाथ नहीं करेंगे, वरना हम वाटर बाथ या इलेक्ट्रिक प्लेट लिखते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम बेटा मैं समझा दूंगा क्लास के एंड में, दोबारा इस पे अगर हम बात करने बैठे ना तो ये रह जाएगा हमारा काम। अच्छा भाई, देखो एक तो ये हो गया हमारे प्लानिंग के क्वेश्चंस ना, 6 मार्कर्स जिसको आप जो आपको तंग कर रहे थे। अब आपने करना क्या है, आपके पास ये जो प्लानिंग के क्वेश्चंस की फाइल है ना, इसको आपने इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आंसर्स के साथ पढ़ना है, उसके बाद 1-2 ईयर तुम कर लेना उसके। अच्छा भाई, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको तंग करेंगे वो तंग करेंगे मोल्स एंड टाइट्रेशन के, अच्छा खासा तंग करेंगे मोल्स एंड टाइट्रेशन के क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसमें बताता हूँ, छोड़ के उसमें सारी चीजें नहीं छोड़नी होगी। ब्यूरेट की रीडिंग्स तो पढ़ लोगे ना, मोल से कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लोगे, जो छोड़ना तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आप समझ ही नहीं आ रहे हो, उसमें बिल्कुल आप लिखे जरूर आए कुछ ना कुछ, छोड़े कुछ भी नहीं। कभी कभार तुम लोग सही लिख रहे हो तो तुम्हें लगता है तुम लोग गलत लिख रहे हो। बेटा एटीपी की ये सारी रिकॉर्डिंग्स, ये सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं ग्रुप पे, क्या सेंड करूं? सब एक जगह पे एक अपलोडेड है। मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा आज रात तक सारे मैसेजेस देख लूं बैठ। एलिस की, एलिस डाउनलोड कर लो ना। अच्छा भाई, मोल्स एंड डाइटेशन में आपके पास जो कॉमनली यूज अपैरेटस है उनके बारे में तो आपको पता है, जरा बताओ मोल्स एंड डाइटेशन के क्वेश्चन में ब्यूरेट, पिपेट, कॉलीमेटिक फ्लास्क और इंडिकेटर्स, 3 इंडिकेटर्स हैं, उनकी तरह याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, अल्कली में येलो, लिटमस एसिड में रेड, अल्कली में ब्लू, और थाइमोल फिथलीन कलरलेस अल्कली में ब्लू। यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड में रेड, अल्कली में ब्लू, और न्यूट्रल सॉल्यूशन पे ग्रीन। अच्छा भाई, इसके अलावा पिपेट के साथ आपका जो बल्ब, सेफ्टी बल्ब यूज होता है, डाइल्यूशन का फॉर्मूला C1V1 C2V2, खैर वो तो नहीं आना, मोल्स में आप स्टोइचियोमेट्री यूज करें। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपका डाइल्यूशन के लिए यूज होता है, कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए। ब्यूरेट के बारे में आपको पता है, ड्रॉप वाइज एडिशन के लिए यूज होता है, 0.1 डेसिमल पेस पे इसकी रीडिंग मेजर कर रहे होते हैं। चलो, करोगे क्वेश्चन?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कब तक हो यहाँ पे? ऊपर ले जाए साथ से थोड़ा, साथ से थोड़ा ऊपर ले जाए क्या? हाँ, या फिर कल और यहीं बैठ जाए? अभी घर कितनी देर में पहुंच? अरे छोड़ो, कौन सी क्लास। हाँ, बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। आज कल है? परसों पेपर है, कल नहीं पढ़ोगे? ये कौन है मैसेज कर रहा है बार बार? समझ क्या कर रहे हो ये तुम लोगों ने यहाँ से क्लास क्यों ज्वाइन की हुई है? वो मीटिंग लिमिट ऑफ ऑफ पूरी हुई है। हाँ आयशा, लिख दे आप सेफ्टी गॉगल्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये टाइटेशन का एक दो क्वेश्चन मुझे करवाना है, कल करें या आप आज करोगे? कल पे सब ऑनलाइन लोगे क्लास? हाँ भाई पक्की बात है। कितने बजे करें, 4 PM? रात में बेटा टाइम थोड़ी है, अगले दिन पेपर है। 4 बजे स्टार्ट करोगे तो 8 बजे तक खत्म होगी ना? 1 बजे शुरू कर। हाँ कुछ साइटेशन के क्वेश्चन, कुछ ऐसी थोड़ी बहुत चीजें जो आपको देखनी है। कल कर लें। अच्छा देखो, एक आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो बेचारे रह गए क्लास से बाहर, उनके लिए देखिए, एक चीज ना आज आपने हर हाल में करनी है सबने। आप लोग एटीपी गाइड का जो हैंडआउट है ना, सबसे पहले तो अभी आधा घंटा लगेगा या हार्डली 1 घंटा लगेगा इसको पढ़ने में। सबसे पहले तो ये पढ़ लो अपना। एटीपी गाइड का हैंडआउट आपका इसी एटीपी के फोल्डर में मिल जाएगा। एटीपी का ये वाला फोल्डर बेटा सबके पास है, चाहे वो कोई पोर्टल यूज कर रहा है, कोई ड्राइव यूज कर रहा है, या कोई ऑन कैंपस ड्राइव यूज कर रहा है। सबके पास ये वाला फोल्डर है, इसमें सारे लेक्चर्स हैं और ये सारे क्लास नोट्स हैं। पास पेपर्स में तो हमारे पास ईयरली पास पेपर्स भी हैं इसमें, लेकिन इसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाएंगे तो ये सारे आपके पास है। अराउंड 12 घंटे का कोर्स है ये पूरा। अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो वो यहाँ से देख ले। अच्छा उसके अलावा, एक मिनट मार्क, एटीपी गाइडलाइन के एटीपी गाइड के फोल्डर में आपके पास ये जो फर्स्ट पेज है ना, जिसमें उसने ये बताया हुआ है कि क्या क्या वैल्यूज या क्या क्या आपकी क्वांटिटीज मेजर करने के लिए आ सकती हैं, इसको एक क्विक रीडिंग ले लेना। देखो ये सिलेबस है और सिलेबस में उसने खुद बताया हुआ है कि मैं एटीपी में इन इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैं एटीपी में ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने क्या करना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाए बैठे पूरा कोर्स रिवाइज करें। आप अपने नोट्स खोलें। आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन, एग्जामिनर कह रहा है कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन से एटीपी का क्वेश्चन बना सकता हूँ, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन के नोट्स रिवाइज कर लें। क्वेश्चन जाके पेपर 1 पेपर 2 के पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स खोल के रिवाइज कर। सॉल्ट प्रिपरेशन के नोट्स खोल के रिवाइज कर लो। फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफ। क्लास नोट्स कौन रिवाइज कर लो, कौन से क्लास नोट जो मैंने अपलोड। तुम्हारे क्लास नोट्स पे मुझे कोई भरोसा नहीं रहा है विनीगर वाली बात के बाद, ठीक है? मैं बता दूंगा अभी क्लास के बाद। ऐसे सिंपल से लफ्जों में तो बताने वाली बात नहीं है ना ये। ड्राइव का लिंक शेयर कर दूं? अच्छा आ जाओ, कर दे दो, मैसेज डालो ग्रुप पे। इलेक्ट्रोलिसिस आपकी पूरी रिवाइज करो। देख रहे हो कहीं पे ये? नहीं पिक्चर ले लेना। इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट रिवीजन करें।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयन, नॉन मेटल आयन एंड गैसेस, इसको कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एटीपी के क्वेश्चन से हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड एंड इंक्लूडिंग इथेनोइक एसिड, ये मैंने आपको बता दिया। एसिड की एटीपी में दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मेटल के साथ और मेटल कार्बोनेट के साथ, दोनों में गैस के बबल्स निकलते हैं, एक में हाइड्रोजन गैस, एक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आपके पास सिलेबस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम मैग्नेट और एक रिड्यूसिंग एजेंट है पोटेशियम आयोडाइड। अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड पे टेस्ट करना है तो आप उसमें KMnO4 डाल सकते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर आपने KMnO4 को टेस्ट करना है तो आप उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल सकते हैं जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। KMnO4 का कलर चेंज पर्पल टू कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड का कलर चेंज कलरलेस टू ब्राउन है। इसी तरह केमिकल टेस्ट फॉर वाटर, वाटर के टेस्ट करने के लिए दो हमारे पास सब्सटेंसेस है, एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट और एनहाइड्रस कोबाल्ट टू क्लोराइड। तब इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालते हैं तो एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू, और कोबाल्ट टू क्लोराइड का फ्रॉम ब्लू टू पिंक। ठीक है, ये हीटिंग कर्व्स एंड कूलिंग कर्व्स वही स्टेट्स ऑफ मैटर वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में आ सकता है, वो एटीपी में भी आ सकता है, बहुत पहले जरूर आया है जिसमें वो लेबल करने के लिए कहता है, लेकिन वो एटीपी का पैटर्न डिफरेंट था, उस वक्त एटीपी आपका होता था 60 मार्क्स का। अभी इसके पास मार्जिन नहीं है कि इस तरह के वो एक एक मार्क्स के जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ, लेकिन एक बार खोल के देख लेना स्टेट्स ऑफ मैटर में, बचपन से पढ़ते आ रहे हो हीटिंग कर्व क्या होता है, कूलिंग कर्व क्या होता है। टाइट्रेशंस का क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है आपके सामने। सॉल्युबिलिटी जो आप अभी पढ़ रहे थे क्वेश्चन ट्रेनिंग वाला, दैट इन्वॉल्व सॉल्युबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, impurity increases the melting point and sorry, impurity increases the boiling point of liquid and decreases the melting points of solids. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड हैलोजन, भाई रिवाइज कर लेना हो सके तो, ठीक है। आ, आपका ज्यादा तो वो थ्योरी वाला काम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड हाइड्रोजन्स की जो ऑब्जर्वेशन है वो एटीपी में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब जो है ना एटीपी का पैटर्न थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का हो गया है, तो वो थ्योरी से हटना चाह रहा है, हाँ, लेकिन हैलाइड आयंस की टेस्ट पर आयन जरूर आ सकता है, जब आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं और क्या डालते हैं, नाइट्रिक एसिड डालते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी, आयोडाइड के साथ येलो पीपीटी, ब्रोमाइड के साथ ग्रीन पीपीटी। अब याद नहीं करने, ये टेबल गिवन हो, ठीक है। सेफ्टी चीजों में आपके पास आइडेंटिफाई द apparatus फ्रॉम डायग्राम्स और डिस्क्रिप्शंस, ड्रॉ कंप्लीट और लेबल डायग्राम्स ऑफ apparatus, यूज और एक्सप्लेन द यूज ऑफ कॉमन टेक्निक्स apparatus एंड मटेरियल। ये सारी बातें जो है ना, टाइम टू टाइम आपने जो जो क्वेश्चंस किए हैं, आपको पता है कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं। प्लानिंग वाला क्वेश्चन अभी हमने डिटेल में देखा कि क्या क्या हो सकता है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, ग्राफ में हमेशा क्रॉस बनाना, ठीक है। ये बात हम कल भी करेंगे जब हम ग्राफ का वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एटीपी के हैंडआउट में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से जो है ना आपका डिटेल हैंडआउट स्टार्ट हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस मेजर करने के लिए या लिक्विड मेजर करने के लिए कौन सा apparatus यूज होते हैं, ये apparatus के नाम लिखे हुए हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास कौन कौन से apparatus अरेंजमेंट यूज हो सकती है, सॉल्ट प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से apparatus सिस्टम यूज हो सकता है, ये सारी बातें। टेस्ट, फ्लेम टेस्ट कैसे लिखेंगे, ये वाली बातें, ये जो एटीपी के फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ना, वो आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। बेटा मार्च से अपलोडेड है ये ग्रुप पे। सर, इसको रेटिंग लैंग्वेज जानकारी ये है तो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा था ना वो सिलेबस कंटेंट पढ़ के, ये बातें थोड़ी थोड़ी इलेबोरेट करके लिख दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी वो बातें हैं जब हमने अभी टॉपिकल किए थे एटीपी के, याद है रमजान में, तो उससे पहले हम हर टॉपिक के साथ ना ये डिस्कस करते थे। एक्सपेरिमेंट प्लान करना है तो क्या करोगे, ग्राफ को इंटरप्रेटेट कैसे करोगे, कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होंगे। तो एक बार जाके ये वाला हैंडआउट ना सुकून से बैठ के तसल्ली के साथ बैठ के पढ़ लें आप सब लोग, सारा एटीपी मिल जाएगा क्लास नोट में से और रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपने डाले हुए हैं उसमें से, ठीक है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा है, विनेगर में भाई KMnO4 डाल के कर सकते हैं, बन जाएगा, अल्कोहल में KMnO4 डालो एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है। यासिर पीछे पड़ गया विनेगर का, ऐसी पी ले अल्कोहल, मत डाल उसमें KMnO4, बहुत ज्यादा मजा आएगा, विनेगर पी के क्या मजा आएगा।
अच्छा, ये सारा भाई एक बार पढ़ लेना, सारी चीजें। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा यहाँ पे बच्चा नहीं है जिसके पास एक्सेस ना हो, सबके पास एक्सेस है। जो तुम लोगों का थ्योरी वाला ड्राइव था ना, उसी में एटीपी का फोल्डर बना हुआ है, कोई अलग से नहीं है ये काम। ठीक है, टॉपिक 7 है एटीपी वाला, कुछ लोगों के पास टॉपिक 8 हो। जो लोग पोर्टल यूज कर रहे हैं गिफ्ट्स का, तो वहां पे मैं और चीजें देख लेता हूँ, लेकिन ये एटीपी वाला तो है ही है हमारे पास। इसके अलावा जिन लोगों के पास ड्राइव का एक्सेस ही नहीं है, जो डिफरेंट यूट्यूब से या वर्कशॉप एक्सेस से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बेटा उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। वो आप हसीब को मैसेज कर दें, या अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है तो वो आपको ये एटीपी गाइड का फोल्डर जरूर आपको मिल सकता है। एक्सेस देना इस पॉइंट पे पॉसिबल नहीं होगा। मैं क्यों ईमेल चेंज नहीं कर रहा हुसैन बेटा, अब ये हसीब को मैसेज करो या आमना को मैसेज करो, उसवा को करो। अब चेंज नहीं हो सकता, मैं बैठ के इतने सारे एक्सेस नहीं दे रहा एक रात में। अभी पूरे साल क्या कर रहे थे तुम? पैसिव रिएक्शन बेटा ये होते हैं जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को चेक करने के लिए आप उसमें कोई मेटल कार्बोनेट भी डाल सकते हो और मेटल भी डाल सकते हो। मेटल कार्बोनेट डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलते हैं ना, आप आइडेंटिफाई कंफर्म कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ भाई खत्म। ठीक है, कल वाली क्लास आप 4 बजे स्टार्ट होगी, तो आप लोग जरूर लीजिएगा अगर आप लोगों का मूड हो। अदरवाइज आप लोगों को लग रहा है कि एटीपी आपके हाथ में है, गो फॉर इट। एटीपी जो है वो 20% वेटेज है, स्टिल कम है एज कम्पेयर टू पेपर 1। पेपर में कुछ भी खाली छोड़ के नहीं आना, प्लानिंग का क्वेश्चन साफ सुथरा लिखना और डायग्राम जरूर बनाना, और बहुत सुकून से पेपर करना, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कभी कभार एटीपी के पेपर में कॉमन सेंस लग जाती है। तुम्हारे पास स्टेशनरी में क्या क्या होना चाहिए? स्टेशनरी में आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, 2 पेंसिल्स होनी चाहिए, शार्प करके जाना। आपके पास स्केल होना चाहिए बड़ा वाला, और ट्रांसपेरेंट स्केल होना चाहिए आपके पास। thirdly आपके पास इरेजर होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, और पेन होने चाहिए, और ऑफ कोर्स कैलकुलेटर होने चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें तुम पाउच में डाल के ले जाना। स्टेटमेंट ऑफ एंट्री। देखिए, ये आप लोगों को लगता है ना केमिस्ट्री के पेपर में यूज नहीं होता, तो आपने ये कल आपका यूज होगा। स्केल भी होगा, इरेजर भी होगा, शार्पनर भी होगा, पेंसिल भी होगी। ग्राफ पेंसिल से बनाना। पेंसिल बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं होनी चाहिए। ग्राफ हरगिज पेन से ना बनाना, अगर वो गलत बन गया तो तुम मिटा नहीं सकते। ठीक है, तो और डायग्राम भी पेंसिल से बनाना, ताकि गलत बने तो इरेज करो और उसको दोबारा से बना लो। क्वेश्चन पेन से करें। क्या? क्यों देगा, बिल्कुल देगा। 5 पेपर बेटा आप कल करेंगे। हाँ, चार। 4 क्वेश्चन आएंगे पक्के। ठीक है, आपके पास यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसपे भी डिस्कस हुई हुई चीजें। देखो, कंटेंट ओवरलोडेड हो तुम लोग, सारी चीजें पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम लोगों को चीजें मिलनी है पढ़ने के लिए। स्ट्रीमलाइन करो बैठ के, एक जगह पे बैठ के पढ़। ये जो एटीपी गाइड का जो पहले 2 पेजेस है ना, ये सिलेबस के पेजेस है। पहले तो ये पढ़ो, देखो सिलेबस क्या डिमांड कर रहा है, फिर जाना कहीं सोचना कि कहाँ से पढ़। चलो, जाओ। ला